नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे कृषि निर्यात के बारे में। एक बड़ा चैलेंज है देश के सामने। क्या देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाया जा सकता है? क्या अगर हम 100 अरब डॉलर तक ले जाते हैं उसका पूरा फायदा हमारे देश के किसानों को मिलेगा? उनकी आमदनी बेहतर होगी या नहीं होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल। और क्या ये जो लक्ष्य है जो सरकार ने रखा है 2030 तक उसको हासिल करना संभव है? इन तमाम सारे सवालों के जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की। रूरल वॉइस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IFT ने संयुक्त रूप से IFT कैंपस में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े बड़े एक्सपर्ट, सरकारी अधिकारी, प्रमोशनल एजेंसियां और एकेडमिशियन, उन सब ने मंथन किया। और उसमें जो निकल करके आया, अगर मैं कहूँ, उसमें जो IFT के वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी थे, उसमें जो एपिडा प्रमोशनल अथॉरिटी है देश में एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की, उसके सेक्रेटरी थे डॉक्टर सुधांशु। उसमें भारत सरकार के पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन थे। उसमें प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा काम करने वाले, दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होने वाली कमोडिटी की कारगिल के 10 साल तक प्रमुख रहे सिराज ए चौधरी थे। उसमें भारत सरकार के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर PK स्वैन थे, जिन्होंने मार्केटिंग को हेड किया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। इसके अलावा उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन डॉक्टर राजवीर सिंह थे, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से किसानों तक हमें पहुंचना है। उसमें डॉक्टर स्मिता सिरोही, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं और जिनेवा में भारत की WTO प्रतिनिधि रही हैं ट्रेड मामलों की, वो थी वहाँ पर। इसके साथ ही और तमाम सारे लोग हमारे साथ वहाँ पर जुड़े रहे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अगर कहूँ, उसमें एक और मैं बताऊँ, सरकार ने एक बहुत बड़ा जिम्मा दिया है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बना करके सहकारिता क्षेत्र के जरिए कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, जो सरकार के प्रयास जहाँ हो रहे हैं, सरकार की नीतियाँ जैसे बन रही हैं और जमीन से जुड़े लोग, इन सब ने मिलकर के मंथन किया। उसमें जो निकल कर के आया, पहली तो बात है कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है 100 अरब डॉलर का। हमारा अधिकतम जो है करीब हम 53 अरब डॉलर तक पहुंचे। इस बार 2024-25 में 51.9 अरब डॉलर का कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो निर्यात है वो कमोडिटाइज है। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा निर्यात हम लोग चावल का कर रहे हैं। बीच में नहीं हो पाया था 2 साल, इस बार फिर ज़्यादा निर्यात हुआ। फिर उसी तरीके से हम कुछ मरीन प्रोडक्ट हैं जिसमें श्रिम्प बहुत आगे है, मसाले हैं। और ये बात सही है कि हम ताज़े फल सब्जियों का भी निर्यात कर रहे हैं। हम अमेरिका में जो शहद का कुल आयात अमेरिका करता है, 60% उसमें भारत जो है वो करता है, निर्यात करता है। तो गतिविधियां हो रही हैं, बहुत सारे सेंटर बन रहे हैं। जैसे एपिडा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि हमने लैंडलॉक्ड एरिया है, वहाँ से कैसे ताज़ा फल सब्जियों का निर्यात बढ़ाएं। उसके लिए वाराणसी में एक एक्सपोर्ट हब बनाया और आसपास के जिलों से वहाँ से अब करीब 1000 टन सब्जियों का और फलों का निर्यात हो रहा है। इसी तरीके से एक हब बनाया गया है अमृतसर में, वहाँ से पहला शिपमेंट हो गया है। उसके लिए जो एयरपोर्ट है उसको एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में लाना होता है, वो किया। सी प्रोटोकॉल बनाया, कुछ उत्पादों के लिए, बनाना के लिए बनाया, ग्रेप्स के लिए। ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं, काफ़ी काम हुए भी हैं, लेकिन टारगेट बहुत चैलेंजिंग है। ये बात भी सही है, क्योंकि ये मानना रहा है लोगों का कि जैसे हम चावल का निर्यात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। आने वाले दिनों में गैर बासमती चावल का निर्यात घट सकता है, क्योंकि देश में जो स्थितियां हैं जहां ज़्यादा उत्पादन होता है, नॉर्थ वेस्ट भारत में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहाँ से चावल का रकबा दूसरी जगहों पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन में पानी नीचे जा रहा है, पानी का स्तर। तो ये कुछ इस तरह क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं। तो एक बड़ी चीज़ जो उभर के आई वो है सस्टेनेबल एक्सपोर्ट कैसे होगा। उसके लिए हमें एक सूची बनानी पड़ेगी और एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से उत्पादों के जरिए हम यहाँ पहुँचेंगे। जैसे सिराज चौधरी का कहना रहा कि हमें पहले एक सूची बनानी चाहिए
क्या दुनिया में हम कॉम्पिटिटिव हैं या हमारा डोमिनेंस हो सकता है, उस तरीके के उत्पाद और उन उत्पादों की आपूर्ति हमारे किसान कर पाएंगे क्या, उसको लेकर के चैलेंज है। तो ये पहले हमें आइडेंटिफाई करना। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास सरप्लस है हम निर्यात कर देते हैं, सरप्लस नहीं है तो निर्यात बंद कर देते हैं। तो दुनिया में अपने उत्पादों के लिए निर्यात का बाजार इस तरीके से टिकाऊ रूप से हम खड़ा नहीं कर सकते। जैसे जो वाइस चांसलर प्रोफेसर जोशी का कहना था कि हमें नीतिगत स्तर पर स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, हमारी नीति निर्यात को लेकर के उसमें एक अस्थायित्व होना चाहिए, ये जरूरी है। हम मार्केट इंटेलिजेंस और मार्केट रिसर्च पर अभी उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए। हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। जैसे अमेरिका ने हमारे देश में वाशिंगटन एप्पल, वॉलनट, कैलिफोर्निया जो है उस तरीके जो बादाम है उस तरीके के लिए हमारे देश में इतना प्रमोशन किया कि लोगों के अंदर ये धारणा पैदा कर दी कि उन्होंने किस लिए उनके लिए आलमंड जरूरी है। और अमेरिका का एक जो आलमंड है, जो बादाम है, उसके हम सबसे बड़े आयातक बन गए हैं। तो क्या हम अपने उत्पादों के लिए ऐसा कर सकते हैं? हमने बफेलो मीट में किया है, बड़े पैमाने पर हमारा निर्यात होता है। श्रिम्प में हमने किया, अमेरिका में बहुत बड़ी हिस्सेदारी हमारी है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपको छांटने पड़ेंगे। और उसमें यह भी है, जैसे एक अच्छी बात है कि जो NCL के MD है अनुपम कौशिक का ये धारणा रही कि हम जो निर्यात की बात कर रहे हैं, पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, क्या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसका क्या स्तर है, हमारे तमाम सारे जो कृषि उत्पाद हैं उनके मामले में हमारा जो यील्ड का जो उत्पादकता का स्तर है वो विकसित राष्ट्रों के मुकाबले कई जगह 1/3 तक है। तो हमें पहले अपना जो ये पोटेंशियल है इसको हमें बढ़ाना। जैसे चीन की जो एरिएबल लैंड है, जो खेती योग्य भूमि है, वो हमसे 40% कम है, लेकिन वहाँ पर वो जो कृषि उत्पादों का जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वो $1.5 ट्रिलियन का करते हैं। हम लोग करीब 700 बिलियन पे रह जाते हैं, 600 बिलियन पे रह जाते हैं। तो जबकि हमारे पास 141 लाख हेक्टेयर जमीन है। उसमें एक सवाल ये भी है कि हमने लैंड यूज सर्वे ही नहीं किया बहुत दिनों से, और जो यील्ड का लेवल है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल घट रहा है। जैसे जो ICR के एक्सटेंशन के DDG हैं, उन्होंने ये बात बहुत कैटेगरिकली रखी कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम कॉटन के एक बड़े निर्यातक थे, हम 400 लाख बेल तक पहुंच गए थे, अब हम 300 लाख बेल के आ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन घट गया और हमारी जो उत्पादकता है उसके ऊपर असर आ गया। साथ में ये भी है, सस्टेनेबिलिटी वर्ड काफ़ी फोकस वहाँ पर किया गया, दोनों तरीके से, नीतिगत मामले में भी और उत्पादन के मामले में भी। उसके लिए हमें फसलों का चयन करना पड़ेगा। ये एक सामूहिक रूप से ये धारणा वहाँ पर निकल के आती है जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी, कि अभी जो हम निर्यात कर रहे हैं वो तरीका हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमें कमोडिटाइज नहीं करना, हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है। उसमें प्रोसेस फूड को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें फ्रूट वेजिटेबल को बढ़ाना पड़ेगा, और हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो डेयरी हो या जो मीट प्रोडक्ट्स हैं या मरीन प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम ने दुनिया में अपने उत्पादों के लिए बाजार तैयार किया है, या अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए हमारे देश में बाजार तैयार हुआ, हमें अपने उत्पादों के लिए दुनिया में इस तरीके के बाजार तैयार करने पड़ेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि क्या दुनिया के बाजार में स्वीकार किए जाने वाले उत्पादों का उत्पादन हम कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, जो ट्रेड एक्सपर्ट नेगोशिएशंस में रही है डॉक्टर सिरोही का कहना रहा है कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जब तक किसान को उसकी समझ नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट का मानना रहा है कि किसानों को निर्यात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनको वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए जब तक ट्रेसेबिलिटी का मसला नहीं होगा कि कौन सा उत्पाद किस खेत में पैदा हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, तब तक हम मजबूती के साथ ये जो $100 अरब के लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं उस तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जो मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल है उसके ऊपर सवाल है। हमारे कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुए, बासमती के कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुए, हमारे मसालों के कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुए, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं उनको कौन से केमिकल इस्तेमाल करने, कौन से नहीं करने हैं। उनको उसके लिए जोड़ना पड़ेगा, एक अवेयरनेस कैंपेन, उनको उसके लिए समझ विकसित करना, और उतनी क्वांटिटी के लिए क्या निर्यात का बाजार है जब हमने खड़ा किया, हमारे पास उस तरह का उत्पाद है या नहीं है। और ये तब संभव होगा जब जो फार्म है, फार्म टू पोर्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं,
उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की पॉलिसी, उस तरह का कौशल जिसकी ज़रूरत है इस सब काम के लिए, उस तरह के प्रोटोकॉल, उस तरह का इन्वेस्टमेंट जो कोल्ड चेन में फार्म से लेकर के और एक्सपोर्ट के लिए जो कंटेनर है वहाँ तक का, जब तक उस पर बड़े पैमाने पर काम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए और इसके लिए तभी संभव है जब देश के किसान को निर्यात का जो फायदा है उसके साथ बांटा जाएगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। ये बात भी सही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बड़ा रास्ता निर्यात के जरिए निकल सकता है। हमारे तमाम सारे जो कृषि उत्पाद हैं उसमें हमारे पास सरप्लस है, लेकिन वो सरप्लस हम कमोडिटी के रूप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हाई वैल्यू प्रोडक्ट के रूप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका फायदा कितना वापस हमारे देश के किसान को मिल रहा है। ये सारे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। हमारे सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम उसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब जो बातें मैंने अभी की, जो हमारा पूरा एक दिन भर का जो मंथन था, वहाँ बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, जिस तरह उन्होंने सारी चीज़ों को परख कर बताया कि हमें क्या करना चाहिए, और यही चीज़ इसलिए हम आपके सामने लाए हैं। ये सब बातें हमने अपने जो वेबसाइट्स हैं हमारी ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in, वहाँ पर भी विस्तार से स्टोरीज में उनको हमने लिखा है, आपके सामने लाया, वहाँ पर जा कर के उनको देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इन को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिसका एड्रेस है रूरल वॉइस इन, और हमारे जो वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको बताया, हिंदी में ruralvoice.in, अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in, उनको सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सब रूरल वॉइस इन के नाम से हैं, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हम फिर आएंगे आपके पास एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आपको विस्तार से जानकारी के लिए। धन्यवाद।